दोस्तों, आप में से काफी लोग शेयर ट्रेडिंग में डील करते होंगे और आप में से काफी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते होंगे। तो आप सभी को पता है, अगर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो वो शेयर्स की ट्रेडिंग से आपको बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन की इनकम क्रिएट होती है। लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किस तरह की इनकम यहाँ पर क्रिएट होती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने नोटिस किया है, कुछ ऐसे सैलरीड क्लास पर्सन हैं जो अक्सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें ये अंदाजा नहीं होता है कि इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम को या इन लॉसेस को किस तरह से आईटीआर में रिपोर्ट करना है, इसे कौन से पर्टिकुलर हेड की इनकम में इंक्लूड करना है और क्या इस इनकम या लॉस पर भी उन्हें इनकम टैक्स पे करना है या नहीं पे करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी बातें जो कि हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, तो ऐसे में आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऑल अबाउट द टैक्सेशन ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। दोस्तों, मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपसे किसी भी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आइए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो दोस्तों, टैक्सेशन ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर मैं सबसे पहले आपसे डिस्कशन स्टार्ट करूं तो सबसे पहला पॉइंट यही निकल के आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम को कहां पर रिपोर्ट किया जाता है, वेदर इट इज अ बिजनेस इनकम या कोई और आपकी इनकम मानी जाती है। तो यहाँ पर सीबीडीटी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी हैं इस बात पर कि जो आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग से आप इनकम अर्न करते हैं उसे आपकी बिजनेस इनकम ही माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, अगर आपने मान लीजिए पूरे साल भर में एक या दो या बहुत ही रेयर ट्रांजैक्शंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करे हैं तो आप चाहें तो उसे अदर सोर्स में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो उस केस में इट विल बी योर पीजीबीपी इनकम, तो इसको आपको अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के कैटेगरी में ही कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो क्या उसको अपने इस बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्या उसे इस बिजनेस को कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर्मली, क्या उसको कहीं से रेगुलेट करना पड़ेगा इसको। द आंसर इज नो। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बिजनेस के लिए किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको कहीं पर भी फॉर्मली इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। तो अगर कोई पर्सन सैलरीड क्लास पर्सन है या अदर सोर्सेज की भी इनकम उसको हो रही है या वो चाहे कुछ भी कर रहा है, अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो यहां से आने वाली इनकम और लॉसेस उसकी पीजीबीपी की ही इनकम और लॉसेस माने जाएंगे, भले ही आपने इस बिजनेस को फॉर्मली इनकॉर्पोरेट किया है या नहीं किया है। दोस्तों, इसके बाद सवाल आता है कि आपको यहाँ पर कौन सी आईटीआर फाइल करनी होगी। तो देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि अगर आप एफ&ओ की इनकम को, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम को बिजनेस इनकम कंसीडर करते हैं तो ऐसे में आपके लिए केवल एक ही आईटीआर है जो कि है आपकी आईटीआर 3। हालांकि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम में जाते हैं तो आप वहां पर आईटीआर 4 का सहारा ले सकते हैं। तो अगर आप इसे बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम में जा रहे हैं तो वहां पर आईटीआर 4 फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं और आपका टैक्स ऑडिट का केस है या आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम में नहीं जाना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए आईटीआर 3 आपके काम आएगी। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो यहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील नहीं कर रहे हैं तो उनको कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, तो ऐसे में कैपिटल गेन की इनकम को आपको दिखाना पड़ेगा अपनी आईटीआर 2 में। सो दोस्तों, यहाँ पर अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप एफ&ओ को बिजनेस में ले रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर तो आईटीआर 4 आपके काम आएगी।
अगर आप एफ एंड ओ को नॉर्मल बिजनेस में कंसीडर कर रहे हैं विदाउट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी, तो वहां पर आपको आईटीआर 3 का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आप जस्ट ट्रेडिंग इन द शेयर्स कर रहे हैं नॉट इन द एफ एंड ओ, तो वहां पर आपको आईटीआर 2 अपनी फाइल करनी पड़ेगी। तो जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है शेयर की ट्रेडिंग पर, वो आप अपना कैपिटल गेन वाली आईटीआर 2 में फाइल करेंगे। यहां पर जब हम बात करते हैं एफ एंड ओ की, और क्योंकि इसको हम बिजनेस इनकम मान रहे हैं, तो यहां पर एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप अपने एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस आप इनकर करते हैं इन रिलेशन टू एफ एंड ओ बिजनेस, वो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, किस तरह के एक्सपेंसेस आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एनीथिंग, एनी एक्सपेंस जो आपने इनकर किया होगा इन रिलेशन टू अर्न द इनकम, एफ एंड ओ से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हैं वो सब आप यहां पर माइनस कर सकते हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप ब्रोकरेज पे करते हैं, या जो आप कमीशन पे करते हैं, या अगर आपने जर्नल्स का कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, टेलीफोन के बिल्स हैं, इंटरनेट की कॉस्ट है, रेंटल है, एक्सेट्रा, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस जो आप इनकर करते हैं। मान लीजिए आप किसी से प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस लेते हैं, उसकी आप कॉस्ट बियर करते हैं, या इस तरह के कोई भी खर्चे जो आपने उस एफ एंड ओ बिजनेस के रिलेशन में इनकर करे हैं, आप उन सभी खर्चों को यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एफ एंड ओ की इनकम आपकी बिजनेस की इनकम मानी जा रही है, तो इसके सभी एक्सपेंसेस आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, जितने भी आप खर्चे यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, उन सबके आपको अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ताकि कल को जब डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करे तो वहां पर आप प्रॉपरली उनको एविडेंस बतौर दिखा पाए कि देखिए ये मेरे खर्चे हैं जो मैंने क्लेम किए थे इन रिलेशन टू द एफ एंड ओ इनकम। तो वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस एंड ऑल काइंड ऑफ पेपर्स आपको मेंटेन करने होंगे, ताकि स्क्रूटनी पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ऐसी भी ट्रांजैक्शंस करते होंगे जो मिक्स काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे हो सकता है उनके पोर्टफोलियो में सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सम ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू इंटरडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे, इंटरडे और एफ एंड ओ, इन तीनों को आपको कैटेगराइज करना होगा। आप इन तीनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, बिकॉज तीनों का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो यहां पर अगर मैं समराइज करना चाहूं, जो भी आपकी इंटरडे ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको आप बिजनेस और कैपिटल गेन एज द केस में भी ट्रीट कर सकते हैं, और ये आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर मेंटेन करना होगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि शेयर्स की ट्रेडिंग करना मेरा बिजनेस है, तो आपकी ये बिजनेस इनकम बन जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये कहते हैं कि शेयर्स ट्रेडिंग इज नॉट माय बिजनेस, ये तो मैं केवल ओकेजनली करता हूं या ऐसे इन्वेस्टमेंट बतौर करता हूं, तो वहां पर वो आपकी कैपिटल गेन की इनकम है। ऑन दी अदर हैंड, जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मींस सेम डे सेल परचेज करते हैं, तो वहां पर सीबीडीटी की तरफ से इस पर क्लैरिफिकेशन है कि अगर इसे आप बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं, देन इट विल बी अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और यहां पर इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग के ऊपर वो सभी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कि एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल होते हैं। और जितने भी आपके एफ एंड ओ के ट्रांजैक्शंस हैं उसको आपको सेपरेट रखना होगा। एफ एंड ओ को नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब आप अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करते हैं, तो वहां पर जो भी आपकी इनकम होगी या जो भी आपके लॉसेस होंगे, उसको पीजीबीपी में टैक्स किया जाएगा by treating that income and loss as a non-speculative business transactions। So यहाँ पर अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ, तो एक पर्सन के पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं, नॉन स्पेक्युलेटिव भी हो सकते हैं, और कैपिटल गेन भी हो सकता है। आइएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ एफ एंड ओ ट्रेडिंग। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है या नहीं बनानी है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पर ले जाना चाहूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस के सेक्शन पर। तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 44AA, जो आपको ये कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी अगर पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में आपकी ग्रॉस रिसीप्ट या सेल 25 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है,
और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, एनी वन ऑफ देम, तो अगर इस केस में आपका F&O का ट्रांजैक्शन जो कि 25 लाख रुपए से ज्यादा का हो गया है या 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम हो गई है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग F&O में डील कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील कर रहे हैं, उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती हैं, because they are only dealing with the F&O transactions and everything is available with the broker। तो जैसे ही आप ब्रोकर से अपने लेजर्स मांगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट मांगते हैं, डिटेल्स मांगते हैं, वो आपको रिडीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो ऐसे में आप लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना काफी हद तक आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप F&O की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं और ये बिजनेस इनकम है, तो ऐसे में आपको अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा, तभी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, जो कि आपकी ITR 3 है और जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर बन गया है। आइएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑडिट एंड रिटर्न फाइलिंग के केस में। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है 44AB, जो आपको कहता है अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो सिमिलरली वो सभी पर्सन जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो उनको भी ऑडिट यहाँ पर करवाना पड़ेगा। मैं अभी इसी वीडियो में आपको इस बात का भी आंसर करूंगा कि F&O के केस में जो टर्नओवर कैलकुलेट होगा वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, क्योंकि F&O के केस में टर्नओवर कैलकुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो स्लाइटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल बिजनेस। तो यहाँ पर आपको ऑडिट करवाना होगा अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका ऑडिट का केस नहीं है, इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस, तो आपके लिए जो ITR की ड्यू डेट रहेगी वो 31 जुलाई रहेगी, और अगर आपका ऑडिट का केस हो जाता है तो आपके लिए जो ITR की ड्यू डेट रहेगी वो 31 अक्टूबर रहेगी। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं विच इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑडिट और इन केस ऑफ F&O ट्रांजैक्शन, तो आपके ऊपर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है और आप ऑडिट नहीं करवाते हैं तो वहां पर आपके ऊपर लोअर ऑफ द बिलो, जिसमें 1.5 लाख और 0.5% ऑफ द ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर एज द केस में भी, उतने तक की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है। सो फॉर एग्जांपल आपका 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहता है तो 10 करोड़ का 0.5% और 1.5 लाख, इसमें से जो भी कम निकल के आएगा उतने तक की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है, अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाया होगा उस केस में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन लोगों की जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं, मतलब वो अपना सेक्शन 44AD के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। और सेक्शन 44AD में आपको पता होगा कि आपको कम से कम 6% 8% अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है। तो अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं लेकिन मैं 6% अपनी इनकम नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं कम इनकम दिखाऊं या एक्चुअली में उसको इनकम कम हुई है, तो ऐसे में उसको भी अपना ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे और वहां पर उन अकाउंट का आप ऑडिट करवाएंगे, तभी आप अपनी लोअर इनकम डिक्लेयर कर पाएंगे एज कंपेयर टू 6%। तो अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन सिस्टम में आना चाहते हैं इन केस ऑफ F&O बिजनेस तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर एटलीस्ट 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है जो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट ईयर ये जो ऑडिट की लिमिट है 1 करोड़, इसको 5 करोड़ कर दिया गया है। तो अभी मैंने जो आपको बताया 1 करोड़ तक आपको ऑडिट नहीं करवाना है, 1 करोड़ से ऊपर जाते ही आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस 1 करोड़ की लिमिट को 5 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशंस डाली गई हैं। पहली कंडीशन है आपकी जो टोटल रिसीप्ट है उसका 5% से ज्यादा आपकी कैश रिसीप्ट नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो टोटल पेमेंट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसका 5% से ज्यादा आपकी कैश पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो आपका टोटल कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल पेमेंट,
और आपकी टोटल कैश रिसीव्ड 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आउट ऑफ द टोटल रिसीव्ड। तो अगर आप इस कंडीशन को पूरा करते हैं तो आपको 5 करोड़ रुपए तक भी ऑडिट नहीं करवाना है। अदरवाइज आपके लिए 1 करोड़ की ही लिमिट रहेगी, 1 करोड़ से ऊपर जाते ही आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स इन केस ऑफ अ लॉसेस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रांजैक्शंस में या उसकी ट्रेडिंग में लॉसेस हो जाए। तो मान लीजिए कि आप एफएनओ का बिजनेस कर रहे हैं और उस एफएनओ के बिजनेस में आपको लॉसेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप उन लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं किसी और हेड की इनकम से। तो मान लीजिए आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम है, आपके पास कैपिटल गेन में कोई इनकम है, आपके पास पीजीबीपी में अदर में कोई इनकम है, तो वहां पर आप इन इनकम्स को सेट ऑफ कर सकते हैं। बस ये सेट ऑफ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अगेंस्ट द सैलरी इनकम एंड द कैजुअल इनकम। तो जो भी आप सैलरी इनकम कमाएंगे या जो आप अपनी कैजुअल इनकम कमाएंगे उस इनकम के अगेंस्ट आपका ये लॉस सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। और जितने भी आपके रिमेनिंग लॉसेस रह जाएंगे जो कि आप सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं किसी और इनकम के अगेंस्ट, उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आने वाले 8 इयर्स तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऐसे कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉसेस हैं जो कि सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं किसी और इनकम से, तो आप आने वाले 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। और जब भी आपको फ्यूचर में इस तरह की कोई इनकम होगी जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की होगी या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शंस की इनकम होगी, तो वहां पर आप इन्हें इजीली सेट ऑफ कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हैं, मींस सेम डे शेयर्स परचेज करते हैं और सेम डे ही उसको सेल कर देते हैं, तो इंट्राडे जो ट्रांजैक्शंस हैं क्योंकि उसको स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस माना जाता है और वहां पर अगर आपको कोई भी लॉसेस होते हैं तो वो केवल और केवल स्पेक्युलेटिव की ही इनकम से सेट ऑफ होंगे। और ऐसे में अगर आपकी कोई स्पेक्युलेटिव लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने की जो लिमिट है वो केवल 4 साल है। तो यहाँ पर आप ये डिफरेंशिएट करके चलिएगा कि जो आपके नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस हैं लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो वो आपके 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे और जो आपके इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग्स वाले लॉसेस हैं वो आपके केवल और केवल 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। आई नो दोस्तों, आप सभी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अभी तक घूम रहा होगा कि ये जो टर्नओवर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केसेस में ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसी बारे में कि ये जो टर्नओवर है इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग के बिजनेस के केस में वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। टर्नओवर इन केस ऑफ एफ एंड ओ ट्रेडिंग में 3 चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहला टोटल ऑफ द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस। तो जो भी आपने फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन करी, मे बी आपको लॉस हुआ हो, मे बी आपको इनकम हुई हो, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जो फेवरेबल ट्रांजैक्शन है मतलब आपको इनकम हुई है और जो अनफेवरेबल ट्रांजैक्शन है मींस आपको लॉसेस हुए हैं, उन दोनों का ही आपको टोटल लेना है। दोस्तों यहाँ पर याद रखना आपको नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करनी है। इसका मतलब जितना आपका डिफरेंस आया है फेवरेबल और अनफेवरेबल, उन दोनों डिफरेंसेस का जो टोटल निकल कर आएगा वो आपका टोटल टर्नओवर में काउंट होगा। तो फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए का लॉस हुआ है और दूसरी साइड आपको 300 रुपए की इनकम हुई है, तो अब आप ऐसे में जब टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो आप नेट ऑफ नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 300 में से 100 माइनस किया और टर्नओवर आपने बोला 200 रुपए है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको क्या करना है, 100 जो माइनस का 100 है उसको भी पॉजिटिव 100 कंसीडर करना है और जो 300 की इनकम है वो तो अपने आप में ही पॉजिटिव इनकम है, तो आपको दोनों को टोटल करना है। इट मींस आपका जो टर्नओवर बनेगा वो 400 बनेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों ही ट्रांजैक्शंस का जो टोटल निकल कर आएगा, ना कि नेट ऑफ, तो वो आपका टोटल टर्नओवर में काउंट होगा। सम टाइम जब आप ऑप्शंस के केस में ट्रेड करते हैं तो आपको ऑप्शन के सेल के केस में प्रीमियम रिसीव होता है, तो वो जो प्रीमियम आपको रिसीव होता है इन केस ऑफ अ सेल ऑफ ऑप्शन, ये भी आपका टर्नओवर में काउंट होगा। तो अब तक मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, टोटल ऑफ द फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस, और जो टर्नओवर है इन केस ऑफ अ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग में वो कैसे कैलकुलेट होगा।
और दूसरा मैंने आपको बताया प्रीमियम रिसीव्ड इन केस ऑफ अ सेल ऑफ ऑप्शंस। तीसरी चीज यहां पर और निकल कर आती है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रिवर्स ट्रेड एंटर द डिफरेंस देयर ओन। तो अगर आपने कोई रिवर्स ट्रेड किया है तो वहां जो डिफरेंसेस निकल कर आए हैं वो डिफरेंसेस भी आपकी टर्नओवर में काउंट किए जाएंगे और इन तीनों को ही जोड़कर आपका टर्नओवर देखा जाएगा। तो जब ये डिसाइड करना होगा कि आपका टैक्स ऑडिट होगा या नहीं होगा, या जब आप अपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और वहां पर टर्नओवर की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो जो टर्नओवर होगा वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा जिसमें ये तीनों चीजें जोड़ दी जाएंगी। आइए इसी बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हाउ द टर्नओवर इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने निफ्टी के 50 यूनिट खरीदे हैं, आपका जो खरीदने का रेट है वो 16,800 है, खरीद बेचने का रेट है 16,250। आपने टोटल सेल करी 8,12,500 की, आपने टोटल बाय करी 8,40,000 की। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस निकला वो 27,500 रुपए निकला। सिमिलरली आपने टाटा स्टील के 425 यूनिट्स लिए जिसका बाइंग रेट है, सेलिंग रेट है और इन दोनों का डिफरेंस है 1,02,850। अब यहाँ पर आपने बैंक निफ्टी में ट्रांजैक्शन करी, सेम प्राइस पर खरीदा, सेम प्राइस पर बेचा, देयर इज नो मार्जिन, देयर इज नो इनकम, देयर इज नो लॉस। तो यहाँ पर अब तीनों ही ट्रांजैक्शन का जब आप टोटल करेंगे तो वो 1,30,350 रुपए निकल कर आएगा। तो आपका जब टर्नओवर कैलकुलेट होगा तो उसमें 1,30,350 रुपए ट्रीट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नेटिंग ऑफ नहीं करनी है। तो जो आपको यहाँ पर माइनस का 27,500 दिख रहा है वो भी आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द टर्नओवर इन केस ऑफ अ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। आइए अब समझ लेते हैं ऑप्शंस के केस में किस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो ऑप्शंस के केस में अगेन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी का एक लॉट है 150 यूनिट्स का जिसका बाइंग रेट है 325, सेलिंग रेट है 220 और यहाँ पर जो डिफरेंस निकला है वो 15,750 रुपए लॉस है। अब प्रीमियम जो रिसीव हुआ है वो 33,000 है। तो ऐसे में जो आपका टर्नओवर निकल कर आएगा वो 33,000 माइनस 15,750 नहीं होगा। आपका जो टर्नओवर होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू में कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब 33,000 प्लस 15,750 रुपए, तो 48,750 रुपए आपका टर्नओवर निकल कर आएगा। इन केस ऑफ अ सेकंड केस टाटा स्टील, बाइंग रेट है 148, सेलिंग है 190, डिफरेंस है 17,850 पॉजिटिव और प्रीमियम रिसीव किया है 80,750। तो यहाँ पर जो टोटल टर्नओवर होगी वो 98,600 हो जाएगी। एंड सिमिलरली इन अ थर्ड केस योर टर्नओवर विल बी 56,875 रुपीज। तो यहाँ पर मेरा केवल पर्पस यही समझाना है आपको कि आपको नेगेटिव को नेट ऑफ नहीं करना है, यू हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू एज ए टोटल। तो यहाँ पर जो आपका टोटल टर्नओवर निकल कर आएगा इस वाले एग्जांपल में वो 2,04,225 रुपए निकल कर आएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आपको टोटल टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ अ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दोस्तों आई होप इस वीडियो में मैंने आपको काफी जानकारी देने की कोशिश करी है एंड एट द सेम टाइम आई एम आल्सो होपिंग कि मैं आपको ये सभी जानकारी समझाने में समर्थ हो पाया हूं। अगर आपको फिर भी कहीं पर भी कोई भी क्वेरी रह जाती है जो कि मैं इस वीडियो में हो सकता है एड्रेस नहीं कर पाया हूं, तो आप डायरेक्टली मुझसे दिए गए फोन नंबर पर और ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल दी क्वेरीज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिस ना हो और आप इसी तरह से इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पर देखते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।